हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हैप्पी छठ पूजा सबको। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कहानी शादी पनिशमेंट के न्यू एपिसोड को। सब लोग अब ऊपर की तरफ जाने लगे थे। अंश भी अभी स्टेज पर चढ़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर जाकर के किसी चीज पर ठहरती और वो तुरंत ही अपने कदम को पीछे ला करके जैसे उस तरफ घूमकर दोबारा से देखे थे, यहाँ वह शालिनी जी जो नारा के हाथ को पकड़कर उसे कुछ समझा रही थी, जिसे देखते हुए अंश के दिमाग में खुरापाती आइडिया आ जाता है और वह तुरंत ही अपने मॉम के कमरे में आकर के अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम इसे लेकर जा सकते हैं मॉम। शालिनी जिस बात पर खुश हो गई थी कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अंश अब इस रिश्ते को निभाने के लिए शायद अपने दिमागी रूप से तैयार हो गए हैं, और वह तुरंत ही अपना सिर हाँ मिला करके नारा को आशीर्वाद देते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो तुम। वही अंश अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करते हुए कहते हैं, मैं रहने दूंगा तब ना खुश रहेगी ये। इसकी तो जिंदगी जहन्नुम बनानी है मुझे। अपनी मॉम के सामने प्यारा सा स्माइल ले करके वो नायरा को तो अपने साथ ले आ चुके थे, लेकिन जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ने वाले होते हैं नायरा अपनी साड़ी को संभालने लगती है, लेकिन अंश बिना उस पर तरस खाते काफी बेदर्दी से उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, जिससे नायरा अपना हाथ रोकते हुए कहती है, सुनिए मुझे दर्द हो रहा है, एक मिनट। इस बात पर अंश पीछे मुड़कर एक बार नायरा की तरफ देखते हैं और फिर अपना चेहरा हल्का सा फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है तो ये बात तो मुझे क्यों बता रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें दर्द दे करके मुझे ज्यादा मजा आएगा। और ये बोलते हुए वो काफी जोर से दोबारा से उसका हाथ खींचने लगे थे। नायरा जो कहती है, एक मिनट में गिर जाऊंगी। अंश उसके बावजूद उसको खींच कर लाते हुए कहते हैं, जितनी तुम गिरी हो उतना काफी है, अब इससे ज्यादा और क्या गिरोगी। और वो काफी बुरी तरह से उसे अपने साथ फाइनली टेरेस पर लेकर आते हैं, जहां पर सब लोग मस्ती कर रहे थे। अनुजा पीछे होते हुए कहती है, अर्जुन जी प्लीज आप मुझे डराइए तो नहीं। अर्जुन अपने हाथ में ही पटाखे को लेकर के उसे कैंडल से टच करा करके थोड़ा देर अनु के सामने रखते और उसके बाद से उसे साइड में फेंक रहे थे। वो ये काम अनु को सिर्फ परेशान करने के लिए कर रहे थे। जैसे अभी अंश और नारा भी वहां पर पहुंचे थे, अनु तुरंत ही नारा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले आते हुए कहती है, हम लोग ना साइड में हो जाते हैं। वैसे हम लोगों ने इतने भारी भारी कपड़े पहन रखे, इन लोगों का तो अलग ही नाटक शुरू है। अनु ने इतने प्यार और इतने हक से नायरा को अपने साथ खींचा था कि अंश भी उसे रोक नहीं पाते, और उन्होंने नायरा के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। फाइनली अब जाकर के नायरा की कलाई अंश के हाथों से छूटी थी, जिससे वो अपने हाथों से सहलाते हुए कहती है, आह। अनु जो इस तरह नायरा को परेशान देखकर कहती है, क्या हो गया। वैसे तो टेरेस पर कहीं ऐसी जगह लाइट्स, टेरेस भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, हर जगह लाइट्स ही थी, और वहीं उसमें नायरा का चेहरा काफी खूबसूरती से चमक रहा था, जिसे अनु देखकर कहती है, तुम वाकई में बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारा चेहरे में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई बात है क्या। जिसे सुनते हुए नायरा अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं क्या बात होगी, कोई बात नहीं है। अनु धीरे से अपने हाथ को उठाकर उसके गाल को खींचते हुए कहती है, आई अंडरस्टैंड, तुम शर्मा रही होगी ना। तुम्हें पता है जब अर्जुन जी ने मुझे सबके सामने प्रपोज किया, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था शर्म से मैं तो यहीं गिर जाऊंगी, लेकिन फिर देखो अब मैं सांस तो ले रही हूँ जैसे तैसे। और अभी ना ये सब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये सब के बारे में अगर हम सोचेंगे ना तो हमारे जैसे शर्मीली लड़कियां ना इसी तरह से घबराती रह जाएंगी। और फिर वो अर्जुन की तरफ दिखाते हुए कहती है, और उनको देखो बिल्कुल बेशर्मों की तरह सबसे कितना हंस हंस के बात कर रहे हैं। सबके सामने तो मुझे एम्बैरस करवाया ना उन्होंने। नायरा को अनु की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, और वो सारी बातों को बोल करके उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, आप यहीं रहती हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं आसपास। भाई अनन्या जो कहती है, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। हाँ मैं रहती तो मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा घर काफी दूर है यहाँ से। मैं इस बात पर नायरा जो थोड़ा सा निराश होते हुए कहती है, तो आप चली जाएंगी यहाँ से। ये सुनते ही अनु अपना सिर नामे लाते हुए कहती है, फिलहाल तो इसका कोई भी आइडिया नहीं है मुझे कि मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ या नहीं, पर चाहती तो हूँ कि मैं रुक जाऊँ। मुझे यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है। बुआ फूफा सब लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, और दादी दादू भी ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों दूर खड़े अपनी अपनी पार्टनर्स को बुला रहे थे।
अनुज अपना हाथ ना मिलाते कहती है, हम नहीं आएंगे, आप लोग को जो करना है करिए, हमें डर लगता है। वह इस बात पर अंश हंसते हुए बस अर्जुन के कंधे पर हल्का सा मार दिए थे। वही जिसे देखते हुए अर्जुन जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, अभी मैं उसको लेकर आता हूँ। और अनु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कम ऑन यार अनु, साथ में खेलते हैं ना। वही अनु जो और पीछे होते हुए कहती है, नो नो नो, मुझे पटाखों से डर लगता है, यू नो ना, और आपको मुझे परेशान करने में उतना ही मजा आता है। अभी नायरा अर्जुन जी और अनन्या की बात सुनी रही होती कि तभी पीछे से ठंडे ठंडे हाथ से उसे कोई अपने करीब खींच लिया था, जिसे वो एकदम से हैरान रह गई थी। और उसका मुंह जो हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि अंश जो कि उसको अपने साथ वही साइड की बाउंड्री के पास लेकर जा रहे थे जहां पर सब लोग अभी एंजॉय कर रहे थे। वही अंश जो सारे बच्चों को साइड करते हुए कहते हैं, कम ऑन, यहाँ पर बड़े लोग का गेम होने जा रहा है, चलो नीचे चलो सब। अंश की बात सब लोग मानते थे और छोटे बच्चे भी, क्योंकि सबको पता था अगर अंश की बात नहीं माने तो न जाने कितनी पिटाई करेंगी ये। सारे लोग वहां से नीचे भाग गए थे। वहीं कृष जो साइड में खड़ा यही सब देख रहा था, नितिन, अविरल और मानव वो सब भी कृष के साथ ही खड़े अंश को नायरा के इतने करीब देख करके थोड़े हैरान थे। अविरल जो कृष से कहता है, ये इतना बदल कैसे गया, और इस लड़की का क्या जादू और क्या चक्कर चला है। इस बात पर नितिन जो कहता है, मुझे तो इस आदमी का ना कुछ समझ नहीं आता, एक दिन ये कुछ और रहता है, अगले दिन कुछ और हो जाता है। मानव जो कहता है, अरे जो है सो अच्छा ही है ना, फाइनली हमारा दोस्त मूव ऑन कर पाए, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ क्रिश जानता था कि अंश कितना मूव ऑन किए हैं और कितनी मजबूरी में वो एक्चुअली फंसे हुए हैं, और उस मजबूरी की सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी ही माँ थी, और उसका खामियाजा बेचारी नायरा को भुगतना पड़ रहा था। अनु और नायरा जो अब आकर की बाउंड्री के पास खड़े हो गए थे। अनु जो अर्जुन को थोड़ा डांटते हुए कहती है, क्यों परेशान कर रहे हैं, चले जाऊं क्या मैं नीचे, आप हमेशा बस मेरा मूड खराब करते रहते हैं। भाई देखो ना इनको। मैं अंश अपना सर ना मिला करके प्यार से अपने हाथ को ले जा करके अनन्या के सर पर थपथपाते हुए कहते हैं, डोंट वरी बच्चा, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। हम तो बस एक एक चैलेंज करवाना चाह रहे थे तुम दोनों से। कब से दूर खड़े हमें देख करके एंजॉय कर रही थी। ये बोलते हुए उनकी नजर जाकर के नायरा पर टिक गई थी, जो वो टॉन्ट भरी निगाहों से उसको देख करके उसे एहसास दिला रहे थे कि उन्हें इतने प्यार से, इतने हक से देखने का हक एक्चुअल में नायरा के पास नहीं है। इस बात पर नायरा ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। नयांश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अब हम तुम लोगों को देखना चाहते हैं। तुम लोग के पास भी तो थोड़ी बहुत टैलेंट्स होने चाहिए ना, दिवाली के मजे तुम लोग भी लो। तभी अर्जुन जो धीरे से ले जा करके अनु के हाथ में पटाखे रख दिए थे, जिसे देखते ही तुरंत अनन्या उसे नीचे फेंकते हुए कहती है, ये क्या है, आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद है। वहीं अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, अरे बाबा मजाक कर रहा था, मेरी फुलझड़ी सिर्फ फुलझड़ी ही जलाएगी, ओके। एक्चुअली मुझे तुम्हारा वीडियो बनाना है, सो आई जस्ट थॉट कि तुम भी कुछ एंजॉय करो और मैं पीछे से तुम्हें आराम से देखूं। उसके हाथ में अर्जुन जी ने एक प्यारी सी फुलझड़ी थमा दी थी, जिसे देख करके अनु खुश होते हुए कहती है, ओह कितने अच्छे हैं आप, आपको पता है इससे ज्यादा आगे मैं और कुछ नहीं जला सकती। लेकिन तभी वो एकदम से हैरान रह गई थी, और वहां खड़े आखिर सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि अंश ने इस वक्त नायरा के हाथ में काफी बड़ा बम जैसा पटाखा रखा हुआ था, जो कि दिखने में इतना ज्यादा हैवी था। इसे देख करके अर्जुन थोड़ा नाराज होते हुए कहते हैं, हे एक्सक्यूज मी, पागल तो नहीं हो गया, ये तो हम लोग जलाते हैं ना। अंश जो उसी हाथ पर नायरा के वो पटाखे रखे थे जिस हाथ से उसने अंश को थप्पड़ मारा था, और इससे बेहतर तरीका नहीं था अंश के पास नायरा से बदला लेने का। और वह नायरा के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि अनु काफी कमजोर है, लेकिन मैं अपनी नायरा को अच्छे से जानता हूँ, इसे तो आदत है मौत से खेलने का, और इवन ये इसका फेवरेट गेम है ना। तुम्हारी ये नाजुक हाथ पर मुझे बहुत गर्व है नायरा, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, है ना। उन्होंने काफी जोर से नायरा का बाजू पकड़ रखा था, जैसे वो नायरा के मुंह से हाँ ही बुलवाना चाह रहे हो। अब नायरा कुछ समझ नहीं पाती, आसपास के लोगों के चेहरे को वो ध्यान से देखती है, और फिर बस मजबूरी में अपने सिर को हाँ मिला ली थी। तभी अविरल जो कहता है, हे भगवान,
ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे तो नहीं पता था भाई, पटाखे लोग भी पटाखे चलाते हैं। इस बात पर माना जो जोर से विरल के पेट पर मारते हुए कहता है, अभी तो पागल है क्या, भाभी है वो हमारी। वहीं क्रिश अपने सिर को ना मिलाते हुए कहता है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी गलत, ये गलत है। क्योंकि क्रिश को इस वक्त नायरा के अंदर की वो हकीकत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, जो वो सबसे कहना चाह रही थी चिल्ला चिल्ला कर कि उसे भी पटाखों से डर लगता है, जिस तरह से अनु ने कहा था। लेकिन अनु को सुनने वाले तो अर्जुन और अंश दोनों थे, मगर नायरा को सुनने वाला यहाँ पर कौन था? कोई नहीं। अर्जुन तो अपने अनु के साथ ही ज्यादा बिजी थे और वो अंश की बातों को सुनते हुए कहते हैं, ओके पर ध्यान से प्लीज। हाँ, फिर वो दोनों के दोनों पीछे हो गए थे और अपने अपने पार्टनर्स को पीछे से चेयर अप करते हुए अर्जुन ने अपने हाथ में फोन ले लिया था और अंश, जो कि बहुत ही प्यार से अपनी नायरा को पटाखे जलाते हुए देख रहे थे। ये प्यार था या फिर उनके साथ हुए नीचे के हरकत का बदला, ये तो सिर्फ अंश ही समझ सकते थे। जैसे ही दोनों कैंडल के पास पहुंचते हैं, अनु तो बहुत ही आराम से अपनी फुलझड़ी जला ली थी और फिर वो पीछे मुड़कर उसे अर्जुन जी की तरफ दिखाते हुए प्यार से अपना वीडियो बनवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नायरा के हाथ तो बुरी तरह से कांप रहे थे। क्रिश भाग करके अंश के पास जाता है और अपने हाथ को नीचे ही धीरे से जोड़ते हुए कहता है, सर आई बेग यू सर, प्लीज उसे जाने दीजिए सर। तभी अंशो उसके कंधे पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, क्रिश आज दिवाली है, मुझे आज अपना मूड खराब मत करने दो, वरना तुम्हें पता है कि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो सबकी दिवालियां निकल जाएगी। वैसे ही आज मेरे साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, मुझे थोड़ा तो एंजॉय करने दो इस फेस्टिवल को। और फिर वो थोड़ा तेज से कहते हैं, क्या इसके लिए भी मुझे आना पड़ेगा जान? तभी अर्जुन की नजर नायरा के हाथ पर पहुंचती है और उसको इस तरह से कांपता देख करके वो तुरंत ही नायरा के हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं, आई ओके? अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, आप मत करो। तभी अर्जुन कहते, अरे यार तू तो गजब कर रहा है, मेरी नायरा के बारे में तू मुझसे ज्यादा अच्छे से जान सकता है। हाँ, अर्जुन इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि ये नायरा को वो कितने टाइम से जानते थे और आखिर अंश ये सब क्यों करवा रहे उस लड़की से, ये तो अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था। अब अनु की तो फुलझड़ी खत्म हो गई थी, अब सबका नजर तो सिर्फ और सिर्फ जाकर के नायरा पर ही टिका हुआ था। वही अंश नायरा से कहते हैं, चलो पटाखे को चलाना तो तुम्हें आता ही है, अब उसके धमाके की आवाज भी सुनना सीख लो, या यूं कह लो कि आदत ही डाल लो उसकी, जस्ट डू इट। वही नायरा जो अपने आप से ही कहती है, करना भी क्या है, बस इस पत्ती को ले जाकर के कैंडल के पास छुआऊंगी और धड़ से इसे फेंक दूंगी। और फिर वो कांपते हुए हाथ से एक गहरी सांस भरते हुए तुरंत ही उसे कैंडल से छुआती है और अभी वो उसे फेंक पाती, लेकिन तभी उसका दिमाग एकदम से जैसे सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके हाथ से वो छूट क्यों नहीं रहा है और अब वो बत्ती जो पूरी तरह से बारूद तक पहुंचने वाली थी। वहीं पीछे से सारे लोग जो कि लगातार चिल्लाते हुए यही कह रहे थे, नायरा जस्ट कम ऑन, फेंको उसे। वहीं अनु भी बार बार चिल्लाते हुए दूर से ही कह रही थी, अरे क्या कर रही हो, फेंको, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। सब लोग एकदम से घबराने लगे थे और बस अब चिंगारी बारूद तक पहुंचने ही वाली थी, या यूं कह ले कि बस पहुंच ही गई थी। तभी नायरा के हाथ से वो तुरंत ही नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है और उसकी तेज आवाज जो कि सबके कानों में गूंज गई थी। सब लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसके साथ ही अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ लिया था। क्रिश एकदम से कुछ ही सेकंड में घबराते हुए जैसे ही सामने की तरफ देखा था और अभी दौड़ा ही था कि वो नायरा की हालत को देख पाए, तब तक वो देखता है कि इस वक्त नायरा जो कि किसी के बाहों में ऑलमोस्ट झूल रही थी। कुछ सेकंड पहले हुआ कुछ यूं था कि जैसे ही नायरा के हाथ से वो पटाखा नीचे की तरफ गिरा था, नायरा भी एक गहरी सांस भरी पाती ताकि वो समझ पाए कि आखिर उसके बाद होने क्या वाला है। तभी अंश का हाथ जो कि जल्दी से नायरा की कब्र पर पहुंचता है और वो एक ही झटके में ग्रैब करते हुए उसे हवा में उठाकर किसी गुड़िया की तरह पीछे की तरफ घुमा दिए थे और अभी भी वो इसी तरह से अंश के हाथों से ही ऑलमोस्ट लटक कर झूल रही थी। सारे लोग जैसे ही अपने आप को ठीक तरीके से करके सामने की तरफ देख पाते हैं, तब जाकर के उन लोग की आंखों को राहत मिली थी। वहीं नायरा तो पूरी तरह से अभी भी कांप रही थी, उसकी पूरी बॉडी ऐसे शिवर कर रही थी जैसे पटाखा ऑलमोस्ट उसके हाथ में फूट ही गया हो और अभी उसके माथे पर पसीने जो कि चूते हुए उसके चिन तक पहुंचते
जिसे अंश अपने थंब से पोंछते हुए उसके कान के पास आकर के पीछे से ही कहते हैं, जिसके पास जीने की वजह ही ना हो, मौत से उसे डर नहीं लगता ना, फिर तुम क्यों डर गई? ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग में अच्छे लगते हैं, किसी स्टोरी की स्क्रिप्टिंग नहीं चल रही यहाँ पर। मौत से सबकी रूह कांपती है। और वही नायरा जो अपने आप को छुड़ाती, लेकिन तभी अंश और ज्यादा उसे ग्रैब करते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो एक छोटा सा पटाखा था, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा हाथ जल जाता, कुछ उंगलियां जल करके पूरी तरह राख हो जाती, और जो कांड तुमने आज नीचे किया है ना उस कमरे में, उस धमाके की गूंज तुम हर वक्त सुनोगी और हर बार इसी तरह से कांप जाओगी। अंदाज़ा बिल्कुल मत लगाना अपनी आने वाली ज़िंदगी का, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें सरप्राइज़ कर दूंगा। तुम जितना बुरा सोचोगे उससे भी बदतर ज़िंदगी दूंगा मैं तुम्हें। और अब तो मेरे साथ ही रहना है ना मैडम। वैसे वाकई ही अंश की बातों में लॉजिक तो था। इस पटाखे ने जितना नायरा को नहीं डराया था, उससे ज़्यादा तो वो अब घबराने लगी थी अंश की बातों से। और फाइनली अंश उसके दोनों कदमों को नीचे ज़मीन पर रखते हैं और उसे काफ़ी झटके से छोड़ दिए थे। वो थोड़ा डिसबैलेंस होती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल करके साइड में आकर खड़ी हो जाती है। और अब अंश अर्जुन, जो कि अपने बाकी के दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्रिश भी इन लोग को ज्वाइन कर चुका था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई वाकई में ही थोड़ा परेशान था तो सबसे पहले नायरा और उसके बाद फिर क्रिश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस को किस तरह से हकीकत बताए कि नायरा को वो जितना बुरा समझ रहे हैं, असलियत तो कुछ और ही है। वो सब के सब अब सीढ़ियों से नीचे उतर गए थे और सबसे धीरे नायरा ही चल रही थी। सारे लोग तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन नायरा अभी अपनी साड़ी को संभालते हुए नीचे पहुंच ही रही थी कि तभी उसके ठीक सामने एक लंबा चौड़ा शख्स आ गया था। इस जगह पर थोड़ी से अंधेरे हो रखे थे, शायद जानबूझकर ये किसी ने किया था। तभी नायरा का हाथ पकड़कर कोई उसे कहीं खींच करके ले जाने लगा था। नायरा जो अभी कुछ चिल्ला करके बोल पाती, लेकिन तब तक उस शख्स ने उसे एक कमरे में ले आकर के उसके मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। नायरा जो अपने मुंह को बार बार उस आदमी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुंह दबने की वजह से उसके नाक भी ऑलमोस्ट दब चुका था और उसे काफी ज्यादा घबराहट और अफनाहट महसूस हो रही थी। उस शख्स को वो काफी जोर से अपने दोनों हाथ की ताकत से पीछे की तरफ धक्का देती और सांस लेते हुए कहती है, हाँ, कौन है तुम? तभी वो आदमी आकर के जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए कहता है, तुम्हारी वो किस्मत जो मेरे साथ जुड़ी थी, अचानक से वो अंश कैसे आ गया मेरे और तुम्हारे बीच? क्या हुआ ऐसा तुम दोनों के बीच? हाँ, क्यों वो मान गया इस रिश्ते के लिए? तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना, बताओ मुझे। और ये बोल करके वो काफी जोर जोर से नायरा के गर्दन पर अपना हाथ थापते हुए नायरा की गर्दन पर अपने हाथ कस दिया था। इस आवाज को सुनने के बाद नायरा के पास अब कोई कंफ्यूजन नहीं बची थी। समझ में आ गया था उसे कि ये कौन है, और वो सांस भरते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा गला छोड़िए, प्लीज। वही सम्राट जो उसके गर्दन पर अपने हाथ को तो कस करके दबाए ही थे कि तभी दूसरा हाथ वो ले जा करके उसके कमर पर रखते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से फाइनली मेरे हाथ में आता हुआ वो बिजनेस एम्पायर का सारा प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल गया। तुम्हारी वजह से मेरा सबसे बड़ा सपना टूट गया। तुम्हें पता है बात, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला था। तुमसे शादी करके जिंदगी भर तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखता। मैंने पहली बार अट्रैक्शन महसूस किया था तुम्हें देखकर। अब तक सिर्फ लड़कियों को देखकर उसके साथ फिजिकल होने का मन करता था, लेकिन तुम्हें वाकई अपनी बीवी बनाना चाहता था मैं। हाँ, मेरी लालच थी, क्योंकि मुझे कभी भी मेरा हक नहीं मिला। मैं हूँ इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा सब सिर्फ अंश से प्यार करते हैं। और वो अब धीरे धीरे नायरा के हाथ से अपनी पकड़ ढीली करते हुए अपने दोनों हाथ को ले जाकर के नायरा की कमर के पीछे रख दिया था और यूं ही उसे चिपकाए हुए कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं मेरे साथ इस घर में कितना बुरा होता है। सब मुझे ट्रीट तो करते हैं कि मैं बड़ा बेटा हूँ, लेकिन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं तो पागल हूँ। कुछ समझ नहीं आता मुझे
या शायद मुझे छोटा बच्चा समझते हैं सब। हाँ, मैं अजीब हूँ, नहीं हूँ अंश की तरह अच्छा, लेकिन क्या मुझे हक नहीं है जीने का? अगर मेरे माँ पापा होते तो कभी भी मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। अनाथ की जिंदगी इतनी बुरी और इतनी बदतर क्यों होती है? और जब फाइनली तुम आई ना, मुझे लगा कि तुम्हें इस्तेमाल करके मैं अपना अपना वो हक जो कि मुझसे छीन लिया गया उसे दोबारा पा लूंगा। और तुम भी मुझे अच्छी लग रही थी। मैं सोचा फाइनली मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। तुमसे शादी करके तुम्हें खुश रखता मैं विलन जैसा दिखता हूँ, लेकिन दिल से बुरा नहीं हूँ मैं, सच्ची में। और ये जो सारे लोग तुम्हें वो लड़की की कहानी बताने की कोशिश करते, मैं बताता हूँ तुम्हें उस लड़की की कहानी। मैंने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी, मैं पिया हुआ था, और नशे में कहाँ होश रहता है। और सब कुछ होने के बाद वो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी सबको बता देगी, मेरी रेपुटेशन और मेरे खानदान की रेपुटेशन खराब हो जाती, इसीलिए मारना पड़ा उसे। मैं ये सुन करके नायरा के पूरे होश जो कि एकदम से गायब हो गए थे। उसे लग रहा था जैसे वो पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी है। उसको या तो कोई दवाई दे दी या तो कोई इंजेक्शन दे दिया है कि उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही, वो इतना ज्यादा डरने लगी थी। और ऊपर से सम्राट ने उसको अपने घेरे में काफी मजबूती से बांध रखा था। उसके हाथ अभी भी नायरा की कमर पर थे, और नायरा जो कि एकदम से अपना सुध बुध खो करके बस अपनी आंखें फाड़े फाड़े सम्राट के चेहरे की तरफ देख रही थी। पूरे कमरे में ज्यादा लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ तरीके से तो नायरा को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, सम्राट की बातें थी जो कि उसके कानों में बहुत ही क्लियरली पहुंच रही थी, और उसके दिमाग में ये बातें उतर करके काफी ज्यादा डर पैदा कर रही थी। सम्राट जो काफी पागलों की तरह उसके गर्दन के पास आते हुए धीरे से उसके शोल्डर पर अपना सिर टिकाते हुए कहता है, मैं वाकई बुरा नहीं हूँ, लोग बस मुझे मानते हैं कि मैं बुरा हूँ। तुम्हें पता है उस वक्त मैं सब कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझसे हो गई गलती। और तुम्हारे साथ भी जो मैंने किया, देखो मैंने तुम्हें गलत तरीके से कभी हाथ नहीं लगाया ना। एक काम करो, अंश से शादी मत करो प्लीज। उससे ना जाकर के बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी हो, मेरी हो ना तुम। बोलो ना तुम मेरी हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो ना कि तुम मेरी हो। ये सब सुनकर के नायरा जो डरते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं बात करूंगी उनसे, वो शायद मान जाएंगे मेरी बात। अभी आप छोड़ेंगे तब जाऊंगी ना बात करने। इस बात पर सम्राट जो हंसते हुए अपना सिर हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ 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 हाँ, ये भी बात सही है, मैं छोड़ूंगा नहीं तो तुम बात करने कैसे जाओगी। जाना और उनसे बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है? बोलोगी ना? नायरा जो कहती है, हाँ 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 बोलूंगी, आप छोड़िए पहले। अभी सम्राट उसे छोड़ता, लेकिन तब तक काफी जोर से दरवाजा खुला था, और वो एकदम से अपने सर को घुमाते हुए कहता है, दरवाजा तो मैंने बंद किया था लेकिन ये अंश थे। दरवाजे के सामने अगर वो खड़े हो जाते तो पूरे मेंशन का कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जो कि खुल नहीं सकता था। उनके सेंसर से ही दरवाजा अनलॉक हो जाया करता था। और जिस तरह से अभी सम्राट नायरा को अपनी बाहों में घेर रखा था, काफी गुस्से में अंशु सम्राट को पीछे करते हैं और नायरा को जोर से दीवार पर लगाते हुए ऑलमोस्ट अपने थप्पड़ को उसके गाल पर जड़ने वाले थे, लेकिन तब तक सम्राट उसका हाथ रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? मेरी नायरा को मार कैसे सकते हो? देखो हंस, ये भाभी लगेगी तुम्हारी, तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। नायरा बोलो इससे तुम शादी नहीं कर सकती। वही अंशु अपने भाई की तरफ एक बार देखते हैं और फिर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मैंने सुन ली आपकी बात, अब आप जाइए यहाँ से। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंश इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सम्राट ने इतना कुछ किया उसके साथ, कम से कम उसकी सजा तो दे उन्हें, और नहीं सजा तो कम से कम डांट तो लगाए। लेकिन अंश ने बहुत ही प्यार और बहुत ही इज्जत से सम्राट को वहां से जाने के लिए कह दिया था। वैसे सम्राट को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहां से जाने लगे थे। और फिर वो नायरा को देखकर हंसते हुए कहते हैं, तुम समझा देना इसे। और वहां से निकल गए थे, और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले थे, अब अंश ने दरवाजा अंदर से लॉक किया था। और वहीं नायरा जो काफी दूर जाते हुए अंश को अपना हाथ जोड़ करके देखते हुए कहती है, मुझे बाहर जाना है। अंश जो उसके दोनों हाथों को ले जाकर के दीवार पर टिकाते हैं और उसके दोनों हाथों को पिन करते हुए दीवार पर ही उसके चेहरे के काफी करीब झुकते हुए कहते हैं,
अपनी गंदी हरकत को कब छोड़ोगी तुम? शर्म कर लो, कुछ रिश्ता है तुम्हारा उनसे। अगर तुम मेरी बीवी बनती हो तो उसके बाद कल से वो तुम्हारे जेठ होंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अपना क्लाइंट्स ढूंढना मत शुरू कर दो। जैसे ही नायरा के कानों में यह बात पहुंची थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सामने खड़ा शख्स इतना पागल है जो उसकी बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहता, या फिर उसे मजा आता है ये सब हरकत करके। नायरा जो पूरी आंखों को सिकोड़ते हुए कहती है, क्या आप क्या बकवास कर रहे हैं? वही अंश कहते हैं, मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से समझता हूं मैं, और अगर मैं अभी तक तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया हूं तो तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मेरे परिवार के किसी भी मर्द पर अगर तुमने अपनी नजर डाल। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी नायरा जो काफी जोर से अपने पैर को ले जा करके अंश के पैरों पर तेज से मारी थी, और इस वक्त नायरा ने हील पहन रखी थी जिसकी वजह से वो अंश के पैरों पर जाकर के थोड़ा सा तो चुभ गया था। फुटवेयर होने की वजह से अंश को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन उनके ईगो को तो हर्ट हुआ ही था कि नायरा उनको इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकती है। वो जितना इस लड़की को डराने की कोशिश करते, बार बार ये लड़की उन्हें चैलेंज कर देती, जिसे सुनते हुए और उसकी हरकत देख करके अंश जो उसके हाथों को और जोर से दीवार पर लगा करके उसके अब इतने करीब आ चुके थे कि अब उन दोनों की बॉडी में जरा भी डिफरेंस नहीं बचा था। अब नायरा और अंश के नोज पॉइंट भी एक दूसरे से टच होना शुरू हो गए थे, क्योंकि अंश ने अपने फोरहेड को ले जा करके नायरा के फोरहेड पर झुका करके टिका दिया था, और वो काफी तेज तेज सांस ले रहे थे क्योंकि इस वक्त वो अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। तुम जो हो ना, मुझे अच्छे से पता है, तो अपने बारे में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नायरा भी अपने चेहरे को उठा करके अंश की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, मारना है तो एक बार में खत्म कर दीजिए मुझे, लेकिन इस तरह की बकवास नहीं सुनूंगी मैं अपनी इज्जत और अपने कैरेक्टर के बारे में। और फिर वो आगे कहती है, आपके अपने भाई को संभालिए पहले, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। वही अंश उसको झटके से छोड़ करके पीछे होते हुए कहते हैं, मेरे भाई को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने वाली तो तुम ही थी ना। तुम्हारी जैसी गोल्ड डिगर लड़कियां करती भी और क्या है, यही धंधा होता है ना। लेकिन अब मैं तुम्हारा धंधा बंद करवा रहा हूं। एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाने दो, तुम्हारी सांसें भी मेरे कंट्रोल में होंगी। मैं इस बात पर नायरा को भी मौका मिलता है और वो थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, अगर इतनी ही बुरी हो तो शादी क्यों कर रहे हैं मुझसे? ले जाकर के समंदर में धक्का दे दीजिए ना मुझे। ये रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती, ये इस तरह की बातें नहीं सुन सकती मैं। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है शायद, या फिर आप समझना ही नहीं चाह रहे। आश इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब समझ में आ रहा है मुझे। या तो तुम किसी राइवल की भेजी हुई एक ऐसी दुश्मन हो जो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने आई हो, या फिर तुम्हारा इंटेंशन हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा पाना है। तुम साधारण तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इस हद तक गट्स तो कोई कर ही नहीं सकता अंश मल्होत्रा के अपनी फैमिली मेंशन में कदम रखने की, वो भी तब जब मेरी निगाहें उसको पागलों की तरह ढूंढ रही हो। एक्चुअली अंश की भी इसमें गलती नहीं थी। वो इस वजह से बार बार नायरा को राइवल का भेजा हुआ कोई एजेंट समझ रहे थे, क्योंकि ये पहले भी कई बार हो चुका था। एक बार तो अंश के ऑफिस में ही एक लड़की आकर के अंश के साथ काम करती और फिर उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लीक करके वो एकदम से फरार हो गई थी। कई बार ऐसे धोखे और ऐसे झटकों का सामना करते करते अंश को शक की बीमारी हो गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि नायरा कोई नॉर्मल लड़की भी हो सकती है जो इत्तेफाक से अंश से आकर मिल गई, क्योंकि अंश मल्होत्रा कभी इत्तेफाक पर नहीं सिर्फ लॉजिक पर भरोसा करते थे बनाया हो, और वो भी हमेशा उस लॉजिक पर जिस लॉजिक को वो खुद ही अपने दिमाग से बनाए हो। और वो उस रूम से बाहर निकलते हुए कहते हैं, तुम्हें हर दिन तिल तिल मारने में जो मजा है वो एक बार मारने में कहा। तुमने जो किया है ना अंश मल्होत्रा की जिंदगी के साथ, इस 15 दिनों में मैं किस तरह से तड़पा हूं उसका एक एक हिसाब चुकता करूंगा। You better wait and watch. Firstly, I will make you mine, and then I will destroy you. और ये बोल करके वो दरवाजा अनलॉक करके उसे काफी झटके में खोल करके बाहर निकल गए थे। वहीं नायरा जो उसी कमरे के काउच पर जाकर के रोते हुए बैठ गई थी, उसे अपने आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से अब अंधकार में नजर आ रहा था। वो अपने आप को अपने हाथों के घेरे में छुपाते हुए खुद से कहती है,
अब तुझे कुछ ना कुछ करना होगा नायरा, वरना ये शख्स तो वाकई तुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अगर ये बात उन्होंने सम्राट के सामने बोल दी होती तो फिर तो सबको पता लग जाता ना। नहीं, मैं इनसे किसी भी हालत में शादी तो नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी जीते जी। मैं कल सुबह यहाँ से किसी भी हालत में निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, कल सुबह का वेट नहीं कर सकते। आज रात में ही जब सब लोग सो जाएंगे मैं धीरे से यहाँ से फरार हो जाऊंगी। आइए जानते हैं, क्या नायरा का ये प्लान काम करने वाला था? क्या हो पाएगी वो हमेशा हमेशा के लिए अंश से दूर? आइए जानते हैं अब उसकी किस्मतों से कहाँ लेकर जाने वाली हुई। और सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ शादी पनिशमेंट स्टोरी विद सौम्या के साथ।